हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मुन्ना कुमार, हमारे सामने बैठे हुए हैं गौरव सर। और आज हम लोग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, भरत तिवारी के बारे में। उनसे जुड़ी जो बातें हैं वो हम गौरव सर से जानने की कोशिश करेंगे। जो एनकाउंटर हुआ उसके पीछे का क्या कारण रहा होगा उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उनके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन सभी बातों को हम गौरव सर से शेयर करें। नमस्कार मुन्ना जी। आज एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको बलिदान कहना बुरा नहीं होगा, जिसको शहीद कहना बुरा नहीं होगा। उस व्यक्तित्व का नाम है भरत भूषण तिवारी। एक छोटे से गांव, बिलौती नामक गांव, जो कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार का एक छोटा सा जिला है। इस व्यक्ति को हम लोग किस तरह से कह सकते हैं, ये एक सोशलिस्ट के तौर पे कह सकते हैं। एक मानवों के लिए कार्य करने वाले, छोटे लोगों के लिए कार्य करने वाले, एक ऐसा युवा जो चाहता था कि देश में बदलाव हो, जिसकी बातें हर कोई सुनना चाहता था। हर जनता उनको भगवान की तरह देखती है। अभी तक जो भी बातें की गई उसमें ये माना गया कि वो एक देवता के रूप में, वहां की जो लोकल लोगों से बात किया गया तो लोकल लोगों ने ये कहा गया कि वो हमारे लिए एक देवता समान व्यक्तित्व है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हथियार उठा लिया? ये एक बहुत, हमारे संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। और संवैधानिक तौर पर हम लोग ये देखेंगे कि ये बहुत गलत चीज है कि हथियार उठाना पड़ा। लेकिन क्यों उठाना पड़ा, इस बात पे चर्चा किसी ने नहीं की कि उस व्यक्ति ने हथियार क्यों उठाया और पुलिस वालों ने इसके लिए क्या किया। अगर उस व्यक्ति के द्वारा हथियार उठाया गया तो उसको क्यों नहीं सही तरीके से उस किया गया। पहला बार जब मैंने सम्राट चौधरी का जब बयान सुना, तो सम्राट चौधरी जी जो बिहार के सीएम है, उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से पीड़ित था। तो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति पे इनकाउंटर करना कहाँ तक जायज है? मानसिक व्यक्ति को हॉस्पिटल में दाखिल कराना चाहिए, ना कि उसका इनकाउंटर करना चाहिए। मुन्ना जी, इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि भरत भूषण तिवारी के खिलाफ पहले किसी भी प्रकार का एफआईआर नहीं था। एक भी एफआईआर नहीं था। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। और जहां तक अभी जनता के सामने कई सारे फेसबुक वीडियोस भी, कई सारे साक्ष्य भी, जिसमें ये दिखाया गया कि उसने सरेंडर कर दिया था। तो सरेंडर करने के बाद ऐसा क्या हुआ? जबकि मैंने दूसरे एंगल से पुलिस वालों का जब जांच पड़ताल को पढ़ा तो उसमें पाया कि पुलिस वालों ने कहा कि उसने 8 से 9 राउंड फायरिंग की है। उसके बचाव में, सेल्फ डिफेंस में मैंने गोली चलाई, पैर पे गोली चलाई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। चलिए, बहुत हद तक ठीक है। तो जब वो सरेंडर कर चुका था, जब वो बंदूक अपना फेंक चुका था, जो वीडियो में साथ एकदम 100% दिख रहा है, तो फिर गोली कैसे चला और कहाँ से चला? ये कहाँ तक सच्चाई थी इस बात पे? इसके बारे में और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 17 जून को पुलिस वालों के द्वारा ये भी कहा गया कि मेंटली स्टेबल था, अनस्टेबल था। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। यह वह लड़का है जो अपने डिस्ट्रिक्ट से लेकर के मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा की। इसलिए किया ताकि समाज में बदलाव आ सके, हिंदू राष्ट्र को। और इसने खुद कहा है कि मैं बीजेपी समर्थक हूँ। इसके वीडियोस को आप एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें कहा कि मैं बीजेपी समर्थक हूँ, लेकिन पहले समाज है, पहले देश है, तब कोई पार्टी है। और ये बहुत आपको नहीं लगता है कि अगर पुलिस चाहती तो इसको पहले से हम लोग हैंडल कर सकते थे? उन लोग हैंडल कर सकता था। इतना मानसिक दबाव में वो जो आया, कहीं ना कहीं ये अगर हम देखें तो उसका फ्रस्ट्रेशन का एक शिकार भी हुआ है। जो सरकार से नाखुश होने के कारण उस पर जो दबाव बना, कहीं ना कहीं उसको हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। तो अगर पुलिस चाहती तो इसको समय पर रोक सकती थी। पर पता नहीं कि ये इतने दिनों तक मतलब 2-3 दिन तक तो ये चली, और अचानक से फिर हमें पता चलता है कि उसे एनकाउंटर में मार दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे पुलिस की चूक है? जी, इसमें जो पुलिस का नैरेटिव और आई विटनेस या फैमिली का जो नैरेटिव है, अगर हम उन दोनों चीजों को देखें, पुलिस का नैरेटिव था कि हमने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा। कोई भी व्यक्ति अपने सेल्फ डिफेंस में हथियार उठा चला सकता है, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप पे गोली चली है तो आप अपने बचाव में सामने वाले पे गोली चलाइएगा ही, बहुत हद तक सही है। लेकिन आपको ये चीज देखना चाहिए था कि इतिहास में उस व्यक्ति के खिलाफ जब कोई एफआईआर नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, जो लड़का बिहार में जब बाढ़ आती है तो उसके लिए हमेशा आवाज उठाता है,
जो लड़का हर एक चीज के लिए विज्ञापन लिख चुका, मुख्यमंत्री तक को कई बार जो है चिट्ठी लिख चुका है, कई बार अपने जिला के आला अधिकारियों को चिट्ठी लिख चुका है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा था। और भगत भगत सिंह से वह लड़का बहुत ही ज्यादा प्रेरित था, और उसको ये बात समझ में आ गई कि ये जो समाज है, ये अंधी समाज, ये बहरी समाज है, इसको ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। ये जो प्रशासन है, ये पूरी तरह से सो चुकी है, इसको जगाना बहुत जरूरी है। और उसने ऐसा कदम उठाया। उसने अपने हर एक वीडियोज में कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों वाले बात कहे हैं। यहाँ पे उस लड़के के साथ अगर किसी तरह का साइकोलॉजिकल इशू था, तो सबसे पहले उसके साइकोलॉजिकल इशू का समाधान करना चाहिए था वहां के आला अधिकारियों को, उससे बात करना चाहिए था, उसको साइकोलॉजिस्ट, किसी स्पेशल साइकोलॉजिस्ट के जरिए उससे बात करना चाहिए था। अभी जो डिमांड आया है, अभी जिस बात पे चर्चा हुई है, कि सबसे पहले हमारा भी ये डिमांड है, और अन्य पार्टियां जैसे जन स्वराज पार्टी, लालू यादव की जो पार्टी है हमारी, जन स्वराज पार्टी, राजद पार्टी जिसमें तेजस्वी यादव, और अभी जो एक नई पार्टी उभर करके आई है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी, जिसमें युवाओं को दिखाया गया, सबका एक ही डिमांड है कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इस पे जैसे पुलिस का बयान है कि मैं अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस में मैंने उस पर गोली चलाई, लेकिन एक मतलब रिपोर्ट में कही गई है कि जो पिस्टल पाया गया है आपके भरत तिवारी के पास, उस पिस्टल का जो रेंज था वो 30 मीटर से या 30 से 40 मीटर तक, हाँ, जो कि घात कर सकती थी, उससे ज्यादा वो घात नहीं कर सकती। और जबकि जो भरत तिवारी था लगभग 300 मीटर दूर खड़े थे, और जितने पुलिस वहां कर्मी खड़े थे सबके पास हाईटेक बंदूक थे। और अगर जिस समय भरत तिवारी ने फायर किया था उसी समय अगर चाहती पुलिस तो उसको मार सकती थी। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है गौरव जी कि जब वो अपने पिस्टल को फेंक दिया, जब वो सरेंडर कर दिया, वहां तक तो वीडियो साफ दिख रहा है, बट उसके बाद का वीडियो नहीं है। लेकिन यहां तक तो क्लियर है कि वो जब वो बंदूक फेंक दिया, सरेंडर कर दिया, जिस समय वो फायरिंग किया था उस समय उसको नहीं मारा, उस समय उसको सेल्फ डिफेंस नहीं लगा। लेकिन बंदूक फेंकने के बाद उसको ऐसा क्या खतरा पड़ गया जिसके कारण उसको गोली मारनी पड़ी। अगर स्थानीय लोगों की बात की, जिन्होंने देखा या सुना, उन्होंने सुना कि 3 गोली लगी, उसको घेर लिया गया, थोड़ा सा आगे लेकर के उसको 3 गोली लगी। लेकिन डॉक्टरों का जब स्टेटमेंट आता है तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, 4 से 5 गोली से निकला। तब सवाल ये आता है कि जो 2 गोली या 1 गोली बाद में निकला वो कहाँ मारी गई होगी। क्या लगता है आपको इस पर, क्या एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का बू नहीं आ रहा है? जैसे कि आपने भी कहा कि 2 से 4 गोलियां लगी या कई, ये सब अफवाहें कई तरह से हम लोगों तक पहुंचती है, लेकिन नहीं, ये ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ये पाया गया, नहीं, ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पाया गया मुन्ना जी, ऑटोप्सी रिपोर्ट में पाया गया कि उसे 2 गोलियां लगी थी, उसकी जांघों में 2 गोलियां लगी थी, जिसके कारण से हाईली ब्लड लॉस हुआ और जिससे उसकी मृत्यु हुई। ऑटोप्सी रिपोर्ट का ही बात कर, जी जी, मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है, आप इसको देख सकते हैं। हाँ, ये कंफर्म रिपोर्ट है मेरे पास, है ना, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि जो बैलिस्टिक प्रोफाइल है, जो ऑटोप्सी कंफर्म करती कि 2 बुलेट का इंजरी हुआ, दोनों जो है लेग्स में पाए गए, विच इवेंचुअली लेड टू द लेथल ब्लड लॉस, जिसके कारण से ब्लड लॉस हुआ और उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हुए हैं उसके ऊपर, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर पुलिस वाले गलत नहीं थे तो फिर सस्पेंड क्यों किया गया? मेरा सवाल। फिर 2 से 3 पुलिस वाले, ये बहुत बड़ी सवाल बनती है। और अगर सस्पेंड किया गया तो क्या सस्पेंड कर देना ही इसका न्याय है? क्या उस परिवार में 3 पुलिस, आपके द्वारा, आपके पुलिस के द्वारा 3 गोली मार के हत्या कर दी जाती है और आप उसको इनकाउंटर का नाम दे देते हैं, और बाद में जो है एक दिखावा के लिए जो है कुछ पुलिस वालों को आप सस्पेंड कर देते हैं, क्या ये बहुत सही है? नहीं। इसके लिए सबसे पहले उन पुलिस वालों को डिसमिस करना चाहिए, साथ ही साथ उसके खिलाफ जो है केस होना चाहिए, उस पर मुकदमा दायर होना चाहिए, और उस पर 306 के तहत केस चलना चाहिए, हत्या के आरोप में उसके तहत केस चलना चाहिए। प्रूफ नहीं हुआ है कि हत्या नहीं, ये मैंने कहा कि ये डिमांड, मैं तो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूँ, मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। अगर किसी तरह का, मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था, अगर जो कहना प्रशासन का वो अगर सही है तो आप निष्पक्ष जांच के लिए तैयार रहिए,
सीबीआई इसकी निष्पक्ष जांच करे, और अगर वो पुलिस वाले दोषी नहीं है एकदम बाइज्जत उनको नौकरी लौटा दे। मेरा एक और सवाल आपके लिए कि कौन दोषी है, नहीं दोषी है, ये तो जब कोर्ट में जाएगी केस वहां पे जो भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का अगर बात करें हम तो 3 लाख से भी ज्यादा केस पेंडिंग है अभी। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो केस जाती है तो कितना जल्दी इसकी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई जब होगी तो इसके बिहाफ में उसके जो परिवार है उसको क्या न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसके बारे में आप क्या कहना है कि सरकार जब तक इसकी जांच हो रही है, इससे पहले जो आई विटनेसेस हैं या जो समाज सेवी है, मेरी दरख्वास्त रहेगी कि उन लोगों के द्वारा उनके घरों तक जहां तक हो सके वो हेल्प की जाए, क्योंकि यह बात की बात है कि जांच में क्या आएगा नहीं आएगा, ये तो बात की चीज है, लेकिन अभी उस व्यक्ति के घर में जो स्थिति बनी हुई है, उस बलिदानी के घर में जो स्थिति बनी हुई है, उसके लिए भारतीय युवा सामने आए। भारतीय युवाओं को अब जो काम उनके द्वारा रुका गया, उनकी मृत्यु के बाद जो काम रुकी, वो काम फिर से शुरू होना चाहिए, और इसमें जो युवा है वो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। मेरा यही सजेशन रहेगा भारतीय जनता से। हाँ गौरव जी, तो मेरा एक अंतिम यही है कि मैं सरकार से इतना ही चाहूंगा कि जिस तरह से भरत तिवारी के साथ हुआ, आज के युवा जो हैं बहुत डरे हुए हैं, और ना जाने कितने भरत तिवारी फिर खड़े हो जाएंगे। एक तरफ तो समझिए डर का माहौल भी है और एक तरफ आक्रोश भी है, और इसी डर और आक्रोश के माहौल में समझिए कि हमारा देश जल ना जाए, वैसा सिस्टम आप मत बनाइए। हमें गुजारिश है सरकार से कि कुछ ऐसा सिस्टम लेके आइए, इस करप्शन की लड़ाई में युवाओं के साथ मिल करके इस भ्रष्टाचार को खत्म करिए, ताकि हम भी अपने विचारों को आप तक रख सके और आप हमारे विचारों का कद्र कर सके। बहुत बहुत हम भी बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भरत तिवारी जैसे कई युवा हैं जो क्रांतिकारी के रूप में आप सामने आएंगे और आते भी रहे हैं। भारत का इतिहास रहा है कि यहाँ जब जब किसी तरह का समस्या हुआ है तब कोई ना कोई क्रांतिकारी खड़ा, कोई ना कोई भरत तिवारी जरूर खड़ा हुआ है। तो यही गुजारिश है कि सरकार जल्दी से जल्दी करप्शन पे काम करे, और सरकार जहां तक हो सके युवाओं को रोजगार और अन्य चीजों को सही तरीके से उपलब्ध कराए, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो। प्रशासनिक सुधार करे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव जी। और अंत में मैं इतना ही चाहूंगा कि जो सरकार है वहाँ का वो क्या जांच बैठाती है और उसका क्या रिजल्ट आता है, हम लोग का इंतजार रहेगा। हम लोग आशा करते हैं कि जो सरकार है वो निष्पक्ष जांच करेगी और उनके परिवार को जो भी सहायता प्रदान कर सके वो जरूर करेंगे।